Good morning, students. Myself Rajiv Verma from Golden Public School is going to start the next topic of chapter number 3, and the next topic is current density. Before this, I have covered the definition of the electric current, the mathematical representation of electric current, resistance, factors on which the resistance of a conductor depends, Ohm's law, resistivity, definition of the resistivity, SI यूनिट ऑफ resistivity. इतना पोर्शन मैं कंप्लीट कर चुका हूँ. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज करंट डेंसिटी. करंट डेंसिटी मीन्स द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया is known as current density and is represented by symbol J. इसको दूसरे वर्ड्स में भी हम डिफाइन कर सकते हैं. फ्लो ऑफ करंट पर यूनिट एरिया is also known as the current density. जैसे कि मैंने यहाँ पर भी लिखा है कि it is the amount of charge flowing per unit time per unit area normal to the flow of charge. It is a vector quantity having the same direction as that of the motion of the positive charge. यानी करंट डेंसिटी को हम दो तरीके से डिफाइन करते हैं, या तो फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया या फ्लो ऑफ करंट पर यूनिट एरिया. ये कैसी क्वांटिटी है? ये एक वेक्टर क्वांटिटी है. और अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी? वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन होती है, इसमें करंट डेंसिटी की डायरेक्शन होगी डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज. यानी अगर मैं एक सिंपल सर्किट बनाऊं, तो पॉजिटिव प्लेट ऑफ द सेल टू द नेगेटिव प्लेट, ये जो है ये डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक करंट होता है नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की तरफ, और होल्स का यानी पॉजिटिव चार्ज का मूवमेंट होता है पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट. इसलिए ये जो एरो इंडिकेट हो रहा है ये डायरेक्शन ऑफ करंट डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है. अब इसी फार्मूले को हम इन जनरल वी कैन राइट I इज इक्वल टू जे कोस थीटा, and in vector form it may also be written as j vector and dot a vector. अगर हम SI यूनिट की बात करते हैं करंट डेंसिटी की, तो SI यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी इज एम्पियर यानी यूनिट ऑफ द करंट, एंड अपॉन एरिया मीन्स मीटर स्क्वायर, और क्योंकि डिनोमिनेटर साइड था तो -2 एम्पियर मीटर इज टू द पावर -2 इज द यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी. Now today we are going to complete small definitions which are existing in this chapter. The next definition is conductance. Conductance means the reciprocal of the resistance is known as conductance and is denoted by symbol capital G. Conductance is equal to 1 upon resistance, G is equal to 1 upon R, एंड SI यूनिट इज रेजिस्टेंस की यूनिट ओम होती है, तो कंडक्टेंस की हो गई ओम रेज़ टू द पावर -1 या साइमन्स इसको कहते हैं, कैपिटल S सिंबल से इसको डिनोट करते हैं. ठीक है. अगर हम कंडक्टेंस की बात करें, कंडक्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज द वे और द part of electric charges flow through the conductor. यानी कंडक्टेंस क्या होता है, उस प्रॉपर्टी की हम बात कर रहे हैं विच अलाउ द चार्जेस टू फ्लो, और रेजिस्टेंस की हम बात करते हैं द प्रॉपर्टी विच अपोज द चार्जेस टू फ्लो. ठीक है. तो कंडक्टेंस इसलिए रेजिस्टेंस का अपोजिट होता है. रेजिस्टेंस अपोज करता है चार्जेस के फ्लो होने का, जबकि कंडक्टेंस अलाउ करता है चार्जेस को फ्लो होने के लिए. दैट इज वाई दीज टू आर
हैविंग द इनवर्स रिलेशन, तो कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1/r। यानी अगर किसी वायर का या किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस कम है तो इसका मतलब वो एक अच्छा कंडक्टर होगा। जैसे अगर हम बात करें कॉपर की एज कंपेयर टू द आयरन, तो कॉपर का जो रेजिस्टेंस है वो बहुत कम है, इसलिए उसे एक अच्छा कंडक्टर माना जाता है। लेकिन अगर हम बेस्ट कंडक्टर की बात करें तो सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर, सिल्वर एक बेस्ट कंडक्टर होता है। लेकिन इसको अगर हम आर और जी के टर्म में रिफाइन करना चाहें तो सिल्वर कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, लीस्ट है, इसलिए उसका कंडक्टेंस क्या होगा, हाई होगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट रिलेटिव टर्म इज कंडक्टिविटी। कंडक्टेंस वी हैव कवर्ड before this. Now conductivity is the reciprocal of the resistivity of the material. Okay, it is representing by symbol sigma. Conductivity is equal to 1 upon resistivity, जबकि कंडक्टेंस is equal to 1 upon resistance. कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1 अपॉन रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी को सिग्मा सिंबल से डिनोट करते हैं, तो सिग्मा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन रो, जहाँ पर रो क्या है, रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल है। सही है। इसकी अगर हम एसआई यूनिट की बात करें तो रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट होती है ओम मीटर, ये ओम मीटर की पावर -1 हो जाएगी, इसे साइमन मीटर की पावर -1 भी हम लोग कह सकते हैं। दिस इज ऑल्सो साइमन मीटर की पावर -1। In the next topic, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ का एक्सप्रेशन ऑब्टेन करने के लिए हमने कंसीडर करा एक कंडक्टर, सपोज अ कंडक्टर इज ऑफ लेंथ L, ओके, एंड E विद द इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड ऑफ द अगर हम E की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस द कंडक्टर। नाउ अगर हम इसके टर्मिनल्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स, तो क्या हो जाएगा, द रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज इक्वल टू EL के इक्वल हो जाएगा। ओके, लेकिन यही रिलेशन यानी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस लेंथ ऑफ द वायर कैन बी कैलकुलेटेड बाई ओम्स लॉ ऑल्सो। यानी अगर हम करते हैं बाई ओम्स लॉ, ओम्स लॉ से हम इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, ओम्स लॉ का फार्मूला V इज इक्वल टू IR, यानी करंट के टर्म में हम इसे निकालते हैं। तो वेयर ये जो R है ये है रो L अपॉन A, तो R की वैल्यू इसमें अगर पुट कर दें तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड में भी रिटन एज I रो L अपॉन A। अब ये जो I अपॉन A है, I अपॉन A ये क्या होता है, ये होता है J, ठीक है। तो हम इसे लिख सकते हैं V इज इक्वल टू J रो L। तो एक तो हमने पोटेंशियल डिफरेंस ये कैलकुलेट कर दिया, एक पोटेंशियल डिफरेंस हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस की रिलेशन से कैलकुलेट कर दिया। लेकिन अगर सेम वायर के लिए दोनों चीज़ें कैलकुलेट की गई हैं तो दीज टू में बी कंपेयर्ड, यानी EL इज इक्वल टू J रो L। अब L से ये L कैंसिल, तो E इज इक्वल टू हो गया रो J, E इज इक्वल टू रो J, ठीक है। अब इसी को, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये रेजिस्टिविटी हो गई, J करंट डेंसिटी है, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो E इज इक्वल टू रो J लिख सकते हैं। अब हमने एक और फार्मूला पढ़ रखा है, रिलेशन बिटवीन द रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी। रेजिस्टिविटी जो होती है रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी होती है, तो इसका मतलब ये हुआ जो रेजिस्टिविटी हुई कंडक्टिविटी रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, तो रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू 1 अपॉन कंडक्टिविटी हो जाएगी। अब ये वैल्यू इसमें पुट कर दें तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू 1 अपॉन सिग्मा J, जिससे हम J कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये सिग्मा E किया जाएगा। तो ये करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड की एक रिलेशन हो गई, वेयर conductivity is also there, and this relation, this equation is also known as the vector form of Ohm's law। इसी इक्वेशन को हम
वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ कहते हैं। और स्केलर फॉर्म कौन सी है, तो v इज इक्वल टू आई आर को हम लोग स्केलर फॉर्म कहते हैं ओम्स लॉ की। ओम्स लॉ की स्केलर फॉर्म ने पहले कैलकुलेट करी है ओम्स लॉ को जब स्टेटमेंट पढ़ा था कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी कंडक्टर इज ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट कीपिंग द टेम्परेचर एंड अदर कंडीशंस कांस्टेंट। तो v इज इक्वल टू आई आर तो स्केलर फॉर्म हो गई। वेक्टर फॉर्म फाइंड करने के लिए हमने एक वायर कंसिडर करी है एल लेंथ की, ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड को दो तरीके से कैलकुलेट करा। पहले हमने पोटेंशियल डिफरेंस को रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल से कैलकुलेट किया। दूसरी बार हमने यही ओम्स लॉ से कैलकुलेट किया जो स्केलर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ है, और इन दोनों को कंपेयर करके वी गॉट द रिलेशन आइदर दिस E इज इक्वल टू रो जे और J इज इक्वल टू सिग्मा ई। ये दो रिलेशन हमारी आ गई। इन्हीं इक्वेशंस को वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ कहा जाता है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कलर कोड ऑफ द रजिस्टर्स। इन प्रीवियस टॉपिक्स वी हैव स्टडीड अबाउट द रजिस्टर। रजिस्टर क्या है, एक कंपोनेंट है विच अपोजेज द which is used to oppose the flow of charges, or property of the conductor which opposes the flow of charges known as resistance। रजिस्टर क्या है, वो डिवाइस है जो फ्लो ऑफ चार्जेस का अपोज करने के लिए यूज करते हैं। इसके कई टाइप्स होते हैं, जैसे वायर बाउंड रजिस्टर होता है, कार्बन रजिस्टर होता है। तो अब हमें एज पर आवर गिवन रिक्वायरमेंट कि क्या न्यूमेरिकल वैल्यू उस रजिस्टर की हो विच इज़ रिक्वायर्ड टू इन एनी सर्किट, तो उसके लिए हमें क्या होता है कि दीज कंपोनेंट्स आर वेरी स्मॉल इन साइज, दैट इज वाई वी शुड यूज अ कलर कोड वे टू फाइंड द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर गिवन रजिस्टर। ठीक है, यानी किसी भी रजिस्टर की न्यूमेरिकल वैल्यू का पता लगाने के लिए हम कुछ कलर कोड का यूज़ करते हैं। क्यों, क्योंकि वो बहुत छोटे साइज के होते हैं जिस पर कुछ भी वैल्यूज़ मेंशन की जानी पॉसिबल नहीं है। तो कलर कोड क्या हुआ, अ कलर कोड इज यूज टू इंडिकेट द रेजिस्टेंस वैल्यू ऑफ अ कार्बन रजिस्टर एंड इट्स परसेंटेज एक्यूरेसी या टॉलरेंस। ओके, जैसे अगर हम कार्बन रजिस्टर की बात करते हो क्या होता है, दीज आर मेड फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ कार्बन and clay and these are fitted in the cylindrical jacket by heating। ठीक है, तो कलर कोडिंग में ये हमारी एक टेबल दी गई है, ये आपको एनसीईआरटी बुक में मिल जाएगी। ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, वाइट, ये सभी को कलर्स हैं जिनके लिए हम लोग सिंपली सिंबल यूज कर सकते हैं, BBROYG BVGW, यानी फर्स्ट लेटर इनके सबके ले लिए। अब इनके लिए जो नंबर हम लोग यूज़ करते हैं वो 0 से लगा कर 9 तक करेंगे, और उसके बाद एक टर्म है मल्टीप्लायर, यानी कि जो भी ये वैल्यूज लिखी हैं सबको 10 की पावर्स में ले लेंगे। उसके बाद यहाँ 3 कलर लिखे हैं, गोल्ड, सिल्वर और नो कलर, और यहाँ पर ये टॉलरेंस लिखी हुई है 5, 10 और 20%। ठीक है, तो किसी भी इस टेबल की हेल्प से हम किसी भी रजिस्टर का न्यूमेरिकल वैल्यू और परसेंटेज एक्यूरेसी का पता लगा सकते हैं। ठीक है, ये सारी टेबल को लर्न कर पाना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि इसके सारे पॉइंट्स को लर्न करना, तो इसको आसान करने के लिए एक सिंपल सा वे है, और द वे इज बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड very good wife। ओके, अब अगर हम इनके इन सिंबल्स की बात करें, बी मतलब ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ठीक है, उसके बाद ग्रेट मतलब ग्रीन, ब्रिटेन ब्लू, और वेरी वायलेट, गुड ग्रे, एंड वाइफ वाइट। तो ये सभी कलर्स आ गए, यानी इस ऑर्डर में वी कैन मेंशन द कलर्स टू राइट देयर कलर कोड्स। ठीक है, तो हमें एक लाइन याद रखनी पड़ेगी, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड वेरी गुड वाइफ।
ठीक है। इसके बाद भी अगर हम इन कलर की बात करते हैं तो वियरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस, वियरिंग, इसके बाद भी अगर सेंटेंस को आगे बढ़ाते हैं तो वियरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस, गोल्ड गोल्ड मतलब गोल्ड, सिल्वर मतलब सिल्वर, नेकलेस मतलब नो कलर, ठीक है। यानी किसी भी रजिस्टर का कलर कोड निकालने के लिए उसके ऊपर कुछ स्ट्रिप्स होती हैं। कौन कौन सी स्ट्रिप्स होती हैं? देर आर 3 मेन स्ट्रिप्स, 1 2 एंड 3, और फोर्थ है ऑप्शनल, यानी फोर्थ स्ट्रिप हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। फर्स्ट 3 स्ट्रिप जो है कंपलसरी हैं। इन 3 स्ट्रिप्स के कलर को देखकर ही हम किसी भी रजिस्टर की न्यूमेरिकल वैल्यू का पता लगाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर ये मेंशन करे हैं, इसमें मैं कुछ कलर अगर लिख दूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सपोज मैं ब्लैक कलर, यहाँ पे लिख देता हूँ रेड कलर, यहाँ पे लिख देता हूँ ऑरेंज, और यहाँ पर लिख देता हूँ सिल्वर, ठीक है। तो with the help of color coding we can write the value of the register, और इसका रेजिस्टेंस हम लिख सकते हैं। कितना हो जाएगा? ब्लैक कलर के लिए जो कलर कोड है वो क्या है? ब्लैक कलर के लिए कलर कोड है 0, ओके। उसके बाद है रेड कलर के लिए क्या है? 2। तो 2 वैल्यू तो हमें कलर कोड टेबल से देखकर डायरेक्ट लिखनी होती हैं। और उसके बाद जब हम थर्ड वैल्यू पर आते हैं, थर्ड स्ट्रिप पर आते हैं, तो थर्ड स्ट्रिप उसी के अलोंग जो मल्टीप्लायर है दैट विल बी द थर्ड स्ट्रिप इन द कैलकुलेशन। तो पहली 2 वैल्यू तो हमने कलर को देखकर डायरेक्ट लिख दी, मल्टीप्लाई बाय जो थर्ड है ऑरेंज के लिए जो कलर कोड है वो है 3। तो नाउ वी कैन यूज द मल्टीप्लायर, 3 का मल्टीप्लायर किया 10 की पावर 3, तो इट विल बी 10 रेज़ टू द पावर 3। उसके बाद आएगा प्लस माइनस टॉलरेंस। टॉलरेंस क्या होगी? अगर ये सिल्वर स्ट्रिप है तो टॉलरेंस होगी 10%, अगर ये गोल्ड स्ट्रिप होती तो टॉलरेंस हो जाती कितनी? 5%। अगर इसमें फोर्थ बैंड ना होता तो मैं इसको यहाँ पर 20% टॉलरेंस लिखता, ठीक है। इस तरह से हमारी ये जो वैल्यू आई है ये कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग गिवन रजिस्टर की स्ट्रिप्स के कलर्स को देखकर हमने ये वैल्यू कैलकुलेट की है। अब यहाँ पर एक बात आ रही है बार बार, ये टॉलरेंस क्या चीज़ है? टॉलरेंस का मतलब होता है व्हाइल वी आर कनेक्टिंग दैट पर्टिकुलर रेजिस्टेंस इन अ सर्किट, देन if the strip is of silver color then it can means work within a fluctuation of the input up to the 10%, यानी 10% कम और ज़्यादा इनपुट से भी ये जो रजिस्टर है ये डैमेज नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम कोई भी रजिस्टर की वैल्यू निकाल सकते हैं। अभी एक और एग्जाम्पल अगर हम इसमें ले लें, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं कलर कोडिंग के अंदर। सपोज देयर आर ओनली 3 स्ट्रिप्स, और इनके जो कलर हैं ये है सपोज ग्रे, ये वाला कलर है वाइट, और ये वाला कलर हो गया सपोज रेड। ये 3 कलर दे रखे हैं और कोई इसके अंदर कलर नहीं दिया हुआ है। तो अब हम इसके अंदर कलर कोडिंग की हेल्प से वैल्यूज़ को कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे? क्या करना है हमें? पहले टेबल से ग्रे कलर के लिए कोड देखना है। तो ग्रे कलर के लिए कोड होता है 8। दूसरा कोड हमें देखना है वाइट के लिए है 9। थर्ड वैल्यू जो होती है वो मल्टीप्लायर होती है, मल्टीप्लाई किससे करें? रेड कलर के लिए कोड है 2 और मल्टीप्लाई है 10 की पावर 2 प्लस माइनस। अब फोर्थ अगर कलर नहीं है यानी फोर्थ बैंड है ही नहीं तो टॉलरेंस होगी 20%। इन दिस वे वी कैन राइट द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन रजिस्टर और मेंशन द कलर कोड। Also, if we are having a value suppose 47 into 10 raised to the power 2 ohm plus minus 10%, यानी इस बार जो है एक क्वेश्चन हमने लिया है इज द रिवर्स क्वेश्चन, यानी विद द हेल्प ऑफ दिस न्यूमेरिकल वैल्यू वी आर गोइंग टू ऑब्टेन द कलर बैंड्स इन अ रजिस्टर, यानी जो हमारा रजिस्टर है उस रजिस्टर के कलर बैंड जो हैं उनके कलर्स हम लोग इस बार
यहाँ पर मेंशन करने वाले हैं। ओके, तो स्टार्टिंग फ्रॉम द टेबल अगेन, 4 जो 4 कलर कोड है ये है येलो कलर के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो फर्स्ट बैंड है वो कैसे कलर की होगी, वो येलो कलर होगा, फर्स्ट बैंड का कलर होगा येलो। अब अगर हम दूसरी की बात करते हैं, सेकंड कलर की बात करते हैं, तो सेकंड स्टेप पे यहाँ पे लिखा है 7 के लिए कलर कोड है, 7 कलर कोड है वॉयलेट के लिए, तो ये हो जाएगा वॉयलेट कलर। थर्ड मल्टीप्लायर होता है 10⁻²। अब 2 कलर कोड है रेड के लिए, यानी कि ये हो जाएगी स्ट्रिप रेड। अब आते हैं टॉलरेंस पर। टॉलरेंस अगर यहाँ पर 5% होता तो गोल्ड होता, 10% है तो क्या होगा, सिल्वर। ये हो जाएगा सिल्वर। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो रजिस्टर हमें गिवन है उसकी पहली 3 स्ट्रिप के जो कलर्स हैं वो क्या क्या हैं, येलो है, वॉयलेट है और रेड है, और उसमें जो फोर्थ स्ट्रिप है वो सिल्वर कलर की है। इन दिस वे वी कैन ऑल्सो, जैसे कि हम कलर देखकर उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू ऑब्टेन करते हैं, तो हम न्यूमेरिकल वैल्यू की हेल्प से कलर्स भी ऑब्टेन कर सकते हैं कि कौन सी स्ट्रिप पर कौन सा कलर होगा। ओके, अब हम अगर इस पर एक क्वेश्चन और ले लेते हैं कि इसमें क्या एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन बन सकते हैं, तो एमसीक्यू क्वेश्चन में भी द कलर ऑफ थर्ड बैंड इन द वैल्यू ऑफ दिस इज, यानी जो रेजिस्टेंस दिया हुआ है उसकी वैल्यू है 27 इंटू 10⁻6 प्लस माइनस 5%। इसमें हमें कलर बताना है थर्ड बैंड का क्या होगा। तो थर्ड बैंड का कलर बताने के लिए हमें क्या होना, कहाँ जाना पड़ेगा, मल्टीप्लायर पर। मल्टीप्लायर क्या है, 10⁻6। अब हमें देखना पड़ेगा फ्रॉम द टेबल और द ट्रिक जो हमने बताई थी कि व्हाट विल बी द कलर फॉर द नंबर 6 के लिए कौन सा कलर है, और 6 के लिए कलर है ब्लू। इसका मतलब हमारा जो बी ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा, ब्लू कलर। यानी कि अगर थर्ड स्ट्रिप की बात करी गई है, थर्ड बैंड की बात करी गई है, तो इट विल बी द ब्लू कलर। ओके, इसी तरह से अगर हमारे से ये पूछ लेता कि 5% ये किस चीज़ को इंडिकेट करेगा, या फॉर सिल्वर कलर व्हाट विल बी द टॉलरेंस, और 4 यहाँ पर ऑप्शन दे रखे होते, तो वी कैन चूज दैट पर्टिकुलर ऑप्शन। यानी ये एमसीक्यू क्वेश्चंस में भी इस तरह का क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। The average velocity with which free electrons get drifted in a metallic conductor under the influence of electric field is called the drift velocity. Means that particular average velocity with which electrons are moving from one end of the conductor to the another end। यानी अगर मैं यहाँ पर एक कंडक्टर मेंशन करता हूँ तो electrons are moving, suppose from this negative plate to the positive plate, electrons are in the random motion, they are moving from one end to the another end. Now if in each collision during the movement electrons get collided with the collision with the other free electron present on the surface of the metal, then after each collision the velocity and the direction of the electron will change. That is why this figure is irregular one and electron get drifted from one end to another end. So if we are taking the average of all the velocities from one end to the another end, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ टाइम यहाँ वेलोसिटी चेंज करता है, तो दैट एवरेज वेलोसिटी इज नोन एज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब अगर हम रिलैक्सेशन टाइम की बात करते हैं तो एवरेज टाइम दैट elapses बिटवीन द 2 सक्सेसिव कोलिजन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड द रिलैक्सेशन टाइम। यानी कि ड्यूरिंग 2 सक्सेसिव कोलिजन द टाइम टेकन between 2 successive collision is known as the relaxation time। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर एक और डायग्राम बनाऊं और ये कहता हूँ कि सपोज दिस इज ए नेगेटिव प्लेट ऑफ द कंडक्टर, दिस इज पॉजिटिव, तो यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करेंगे एंड वाई इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रेजेंट, देन इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट मूविंग फ्रॉम this negative plate to the positive plate, and suppose u1 with the velocity of the electron from this to this, here the another electron is present. After collision the direction of the electron suppose changes after this point, suppose the velocity is of the electron is u2 in between these 2 point. In this way suppose the electron changing their direction as well as the speed due to the collision,
and then finally reaching to the another point. And if we divide it into the number of un velocity changes, that is u1 u2 u3 un, यानी इलेक्ट्रॉन एक एंड से दूसरे एंड तक जाकर जब भी कोलिजन करता है तभी उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है, और उन सभी वेलोसिटीज को अगर हम u1 u2 u3 un तक डिफाइन कर दें तो एवरेज ऑफ दीज ऑल इज नोन एज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इन सब का जब एवरेज ले लें और किन्हीं दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का अगर टाइम लेते हैं तो दैट टाइम इज नोन एज द रिलैक्सेशन टाइम।